हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स आज बताएंगे जेएसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करेंगे। स्टूडेंट ये आपका सेट नंबर 21 है। 21 में आपका 11 प्रॉब्लम दिया गया। स्टूडेंट 11 प्रॉब्लम बेहद ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ये सब कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इस कॉन्सेप्चुअल पर आपका क्या हो सकता है स्टूडेंट, एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आप स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला नंबर प्रॉब्लम से क्या है, जेएसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पार्ट बी पेपर 1 सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांच के लिए आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये आपका सेट नंबर 21 है। इसके पहले सेट नंबर 20 कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 20 तक आप वीडियो को क्या करो, पूरा से देखो, नोट्स बनाओ। ये आपका क्या है, सेट नंबर 21 है स्टूडेंट। ये आपका 11 प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो पहला प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, इन एन आरएलसी सर्किट ससेस्टेंस इज इक्वल टू, आरएलसी सर्किट में आपका ससेस्टेंस किसके इक्वल के बराबर होगा, 1/x 1/r r/z² और आपका z इक्वल टू x/z²। ये आपका ससेस्टेंस बोल रहा है स्टूडेंट किसके बराबर होगा आरएलसी सर्किट में। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है, ससेस्टेंस किसके बराबर होगा आरएलसी सर्किट में। तो आरएलसी सर्किट में जो ससेस्टेंस होगा स्टूडेंट वो आपका किसके बराबर होगा, तो आपको याद रखना होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब कैसे डी होगा उसको आपको क्या करना, क्या है याद रखना है कि डी होगा कैसे। डी आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। तो डी कैसे होगा इसको आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। तो आप देखो ध्यान से समझने का कोशिश करो कि डी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। चलो स्टूडेंट इसको साफ करते हैं और ससेस्टेंस का वैल्यू को हम निकाल के बताते हैं कि इसका आंसर डी कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप देखो, नोट्स बनाना शुरू करो, इसका ससेस्टेंस का वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं। चलो स्टूडेंट आपको एक चीज बता रहे हैं कि इम्पीडेंस को जो लिखते हैं आर इक्वल टू लिखते हैं, जेड इक्वल टू लिखते हैं, आर प्लस क्या लिखते हैं, जे एक्स लिखते हैं। ये आपका इम्पीडेंस के फॉर्मेट में लिखते हैं। ये आर हो गया स्टूडेंट रेजिस्टेंस, ये आर जो हो गया वो आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आप नोट करना चाहते हो तो लिखो, आर जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और ये आपका क्या होगा, एक होगा रेजिस्टेंस और एक क्या होगा, रिएक्टेंस होगा, ठीक है। तो Z इक्वल टू आर प्लस जे एक्स होता है। तो R को बोलते हैं रेजिस्टेंस और X को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब भी हम लोग ससेस्टेंस निकालेंगे और Z का उल्टा क्या होता है, Z मतलब इंपीडेंस और इंपीडेंस का उल्टा क्या होता है, एडमिटेंस होता है। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे इंपीडेंस। चलो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, इम्पीडेंस। Z को क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे। जेड को क्या बोलेंगे, इंपीडेंस बोलेंगे। आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। और एक्स को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंस बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और वाई को क्या बोलेंगे, एडमिटेंस बोलेंगे। तो एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, 1/इम्पीडेंस होता है, मतलब 1/जेड होता है। और ये इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एडमिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडमिटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एडमिटेंस बोलेंगे, ठीक है। y को क्या बोलेंगे, एडमिटेंस बोलेंगे। तो एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, 1/इम्पीडेंस होगा, 1/ क्या होगा, जेड होगा। चलो स्टूडेंट अब बेहद इजी तरीका से बता रहे हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/ क्या होगा, जेड होगा। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिखेंगे 1 और जेड का फॉर्मूला में जो वैल्यू है जेड इक्वल टू आर प्लस क्या होता है, जे एक्स होता है, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/r प्लस जे एक्स होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो r माइनस जे एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसका मतलब r और प्लस क्या होगा, जे एक्स स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा आपका r माइनस क्या हो जाएगा, जे एक्स हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, r माइनस क्या हो जाएगा, जे एक्स हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला में, तो r² माइनस क्या हो जाएगा, J² और क्या होगा, x² होगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपको देखना है कि इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा, सॉल्व करने से आपको मिलेगा क्या मिलेगा, r माइनस जे एक्स और क्या मिलेगा, r² J² का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r² और क्या होगा, x²। इसको अलग करेंगे स्टूडेंट तो r बटा क्या हो जाएगा, r² प्लस क्या हो जाएगा, x²। इसको अलग करेंगे तो j एक्स और r² प्लस क्या होगा स्टूडेंट, x का स्क्वायर होगा। यहाँ से यदि इम्पीडेंस निकालना चाहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे, तो आपका मॉड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट Z² इज इक्वल टू क्या हो सकता है, r² प्लस क्या हो सकता है, x का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इसको नोट करना है, ये वाला आपका एक्स्ट्रा पार्ट है,
ठीक है। इसका मतलब है स्टूडेंट आप ही बताओ कि ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जेड स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा जे और एक्स, और ये आपका स्टूडेंट क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आर बटा क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया वाई को जो फॉर्मेट लिखते हैं स्टूडेंट वो आपका क्या होता है जी या प्लस माइनस क्या होता है जे बी होता है। इसको याद रखोगे स्टूडेंट। इसका मतलब है यहाँ से आपका g का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, तो आपको वो g का मतलब हो गया, ये एक होता है g और एक क्या होता है b, तो g का मतलब होगा स्टूडेंट कंडक्टेंस होगा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, G का मतलब होगा कंडक्टेंस और B का मतलब क्या होगा स्टूडेंट ससेस्टेंस। B का मतलब क्या होगा ससेस्टेंस। इसका मतलब स्टूडेंट G का यदि वैल्यू पूछता, कंडक्टेंस का वैल्यू पूछता तो R बटा क्या होता जेड स्क्वायर होता, या ससेस्टेंस का पूछा है तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x बटा क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा। आपसे ससेस्टेंस पूछ रहा है तो इसका मतलब स्टूडेंट आंसर क्या हो जाएगा आपका D हो जाएगा। इसी में आपका कंडक्टेंस पूछता तो आंसर हो जाता है आपका C। तो इसका मतलब है कि आपको बेहद कॉन्सेप्चुअल याद रखना है स्टूडेंट कि आपका ससेस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा तो x बटा क्या होगा जेड स्क्वायर होगा। इसी में यदि आपका कंडक्टेंस पूछता तो आंसर होता r बटा जेड स्क्वायर। कंडक्टेंस का जो वैल्यू आया स्टूडेंट r बटा जेड स्क्वायर आया, ससेस्टेंस का वैल्यू जो आया x बटा जेड स्क्वायर आया। तो आपसे पूछ रहा ससेस्टेंस, इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा डी होगा। तो ये इस प्रॉब्लम का क्या है सॉल्यूशन है, आपको नोट करना तो आप नोट कर सकते हो। आपको क्या करना है इस फॉर्मूले को याद रखना है, ससेस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है एक्स बटा क्या होता है जेड स्क्वायर होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या करना है टोटल पोर्शन को क्या करना है याद रखना है कि हम कैसे कर रहे हैं। जेड का मतलब जेड को लिखते हैं आर प्लस जे एक्स लिखते हैं, और इम्पीडेंस रिसिप्रोकल होता है किसका कंडक्टेंस का उल्टा होता है। जेड का वैल्यू को पुट करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद आपको कुछ एक स्टेट फॉर्मेट मिलेगा। y इक्वल टू क्या जो है स्टूडेंट r बटा जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा जेड स्क्वायर होगा। ये हो जाएगा आपका माइनस जे एक्स बटा जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका कंडक्टेंस होगा, ये आपका क्या होगा ससेस्टेंस होगा। कंडक्टेंस का वैल्यू r बटा जेड स्क्वायर होगा, ससेस्टेंस का वैल्यू क्या होगा x बटा जेड स्क्वायर होगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 2 का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी प्रॉब्लम क्या है बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप समझना है, तो आपको क्या होगा स्टूडेंट पूरा आराम से समझ में आएगा। चलो स्टूडेंट अब द टू साइनोसॉइडल इक्वेशन आर गिवन, दो साइनोसॉइडल इक्वेशन आपका गिवन है स्टूडेंट। आपको क्या करना है दो सिग्नल का फेज डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। चलो स्टूडेंट इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, तो इसका E1 का जो फेज होगा वो क्या हो जाएगा पाई बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और E2 का जो फेज होगा वो क्या होगा माइनस पाई बाई क्या होगा 6 होगा, क्योंकि E1 का जो फेज है यही वाला पोर्शन क्या होगा फेज होगा स्टूडेंट, और E2 का जो होगा यहाँ ये पूरा विद द साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब E1 का जो फेज होगा स्टूडेंट 45 डिग्री होगा, और E2 का जो फेज होगा वो क्या होगा माइनस 30 डिग्री होगा। अब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट। अब ध्यान दो, एक रेफरेंस लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको हम बता चुके हैं स्टूडेंट इस तरह करके यदि ड्रॉ करना चाहते हो तो ये क्या होगा स्टूडेंट आप ही बताओ। इस तरह करके आप बहुत चीज जानते हो, ये 0 डिग्री होगा, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट 180 डिग्री होगा, ये आपका स्टूडेंट क्या होगा 270 डिग्री होगा, और ये क्या होगा 360 डिग्री होगा, ठीक है। चलो अब देखो स्टूडेंट E1 का जो फेज है वो क्या है पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 का मतलब ही होता है स्टूडेंट ये रेडियन में दिया गया, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 45 डिग्री आएगा। इसका मतलब E1 कहाँ पर बना हुआ है स्टूडेंट 0 और 90 के बीच में एक एंगल होगा, वो आपका क्या हो जाएगा 45 होगा। ये वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। किसके लिए होगा आपका E1 के लिए होगा, किसके लिए होगा E1 के लिए होगा। अब E2 का जो एंगल है स्टूडेंट वो क्या है माइनस पाई बाई 6, इसी को बोलते हैं स्टूडेंट माइनस पाई बाई 6 को ही बोलेंगे हम लोग, माइनस क्या बोलेंगे 30 डिग्री बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इधर से यदि कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो 0 होगा, ये आपका क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से यदि ड्रॉ करना चाहेंगे इधर से तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस 270 डिग्री हो जाएगा, और इधर से करेंगे तो ये माइनस 360 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। इस वे प्लॉटिंग करेंगे तब। अब देखो स्टूडेंट 0 और माइनस 90 के बीच में क्या होगा माइनस 30 होगा, तो माइनस 30 कहीं यहाँ पर लाइज करेगा तो ये आपका क्या हो गया यहाँ से लेके आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा
-30 डिग्री हो जाएगा। अब -30 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका नीचे है तो -30 डिग्री होगा। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका E1 है और ये आपका क्या है E2 है, E1 है और ये आपका क्या है E2 है, इसका एंगल जो है -30 है। -30 मतलब 0 से क्या होगा, नीचे होगा। अब देखो स्टूडेंट क्या बोल रहा था, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी के बीच में आपका फेज डिफरेंस क्या है, तो ये दोनों E1 और E2 के बीच में फेज एंगल कितना हो रहा है आप ही बताओ स्टूडेंट। ऊपरे में 45 डिग्री बन रहा है, नीचे में 30 डिग्री बन रहा है, तो E1 और E2 के बीच में जो एंगल होगा वही आपका दोनों के बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये 45 और 30 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा स्टूडेंट, वो आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, यदि इस तरह का प्रॉब्लम आपको एग्जाम हॉल में मिले तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है, तो ये आपका 45, ये आपका क्या है 30, -30 है, तो माइनस नीचे है तो इसका मतलब ये लैग कर रहा है तो -30 हो गया। दोनों के बीच में एंगल निकालना है स्टूडेंट, तो दोनों के बीच में एंगल निकालोगे तो दोनों के बीच का एंगल को क्या करना है, ऐड करना है, तो आपका फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर इस तरह का प्रॉब्लम आप एग्जाम हॉल में कैसे बनाओगे, तो देखना है स्टूडेंट, यहाँ का साइन आपका प्लस है और यहाँ का साइन यदि माइनस है तो दोनों फेज को क्या करना है, आंख बंद करके ऐड कर लेना है। दोनों फेज को क्या करना है, ऐड कर लेना है। दोनों का साइन यदि अपोजिट रहे तो आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है। दोनों का साइन यदि अपोजिट रहे, एक प्लस रहे दूसरा माइनस रहे, तो आपको चुपचाप क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। ये आपका 45 डिग्री, आपका 30 डिग्री ऐड हो जाके आपका 75 डिग्री हो जाएगा। वही आपका दोनों वेवफॉर्म के बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 75 होगा। एक मुद्दा और है कि यदि सर इस तरह का प्रॉब्लम दिया गया तो आपने बोला दोनों को ऐड कर लेंगे। यदि सर यहाँ पर दोनों का साइन यदि प्लस रहता, यहाँ पर भी प्लस रहता स्टूडेंट, यहाँ पर भी प्लस रहता, यहाँ पर यदि प्लस रहता, यहाँ पर भी प्लस रहता, तो हम लोग क्या करते, दोनों का साइन जब प्लस रहेगा, दोनों का साइन जब सेम साइन होगा तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे स्टूडेंट, घटाएंगे। इसका मतलब ये 45 डिग्री या 30 डिग्री है तो दोनों को घटाएंगे, तो 45 और 30 के बीच में यदि माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका 15 डिग्री, 15 डिग्री आंसर आएगा स्टूडेंट। यदि यहाँ पर प्लस रहेगा तो दोनों के बीच में क्या करना, माइनस करना है, तो आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पर स्टूडेंट दोनों के जगह पर प्लस नहीं, यहाँ पर क्या माइनस है, इसका मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, आंसर होगा 75 डिग्री। इसका मतलब ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे, E1 और E2 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है। E1 और E2 के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका है 75 डिग्री, इसको आपको याद रखना होगा। और दोनों का साइन यदि प्लस रहेगा तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटाएंगे, आंसर होगा डी। ये बेहद कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो ये आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है। बार बार बोल रहे हैं, इसको याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है ये आपका डायग्राम हो गया, दोनों के बीच में जो फेज एंगल होगा E1 और E2 के बीच में वो आपका क्या हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आगे का प्रॉब्लम और बेहद इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो आपको याद रखना है। ये आपका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। देखो, द पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट। पावर फैक्टर हम बता चुके हैं स्टूडेंट, जब एसी फंडामेंटल पढ़ा रहे थे तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताएं। पावर फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, उसको याद रखना। बार बार आपसे पूछा जाता है पावर फैक्टर इक्वल टू होता है स्टूडेंट cos फाई, और cos फाई का जो फॉर्मूला होता है वो R बटा क्या होता है, Z होता है। इसको आपको याद रखना। पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो R बटा क्या होता है, Z होता है। ठीक है स्टूडेंट। पावर फैक्टर का वैल्यू यूनिटी कब होता है, जब आपका रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस के केस में आपको याद रखना होगा, रेजोनेंस के केस में क्या होगा स्टूडेंट, जब XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा, तो आपका Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। Z इक्वल टू R हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बटा Z। और आप क्या कर सकते हो, R और Z के जगह पर भी R कर सकते हैं। इसको कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यूनिटी पावर फैक्टर कब होगा स्टूडेंट, जब आपका रेजोनेंस का केस होगा, तभी जाके पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा। आपको याद रखना। आपसे पूछेगा कि पावर फैक्टर यूनिटी कब होगा, तो आपको बोलना रेजोनेंस का केस में आपका पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। बार बार बोल रहे हैं। ऐसे पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट वो क्या होता है, R/Z होता है। आपको बाय हार्ट याद रखना है। तो पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, R/Z हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आगे क्यों चलते हैं, आगे का प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। द बैरियर पोटेंशियल फॉर ए जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल होता है स्टूडेंट वो आपको बता चुके हैं, बहुत बार बता चुके हैं कि जर्मेनियम का जो बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 या तो क्या होगा स्टूडेंट 0.2 होगा। तो यहाँ पर 0.3 ऑप्शन नहीं दिया गया। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0.2 होगा। अब बैरियर पोटेंशियल या कट इन वोल्टेज सभी क्या होता है, बराबर होता है स्टूडेंट। तो बैरियर पोटेंशियल आपको याद रखना है। बेहद कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, बार बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। बैरियर पोटेंशियल
बैरियर पोटेंशियल प्रॉब्लम नंबर 4, बैरियर पोटेंशियल। यदि स्टूडेंट जर्मेनियम रहे तो आपका लिखना है 0.2 वोल्ट, या तो क्या लिखना है 0.3 वोल्ट, जो ऑप्शन मिल जाए उसी को क्या करना है, टिक आउट कर देना है। और स्टूडेंट सिलिकॉन का जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या होता है 0.7 वोल्ट होता है, आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। बैरियर पोटेंशियल ऑफ जर्मेनियम 0.2 या 0.3 होगा, और सिलिकॉन का यदि रहेगा तो 0.7 होगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट आप देखो 5 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 5 नंबर प्रॉब्लम को क्या बोल रहा है ये, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज, मतलब सडन चेंज वोल्टेज कौन अलाउ नहीं करता है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या होगा, कैपेसिटर होगा। कैपेसिटर आपका सडन चेंज वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है, तो यह क्या करता है, ए सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन द सर्किट वोल्टेज, सर्किट वोल्टेज को अपोज करता है चेंज होने के लिए। तो कौन चेंज होने के लिए अपोज करता है, कैपेसिटेंस आपका क्या करता है, अपोज करता है। यहां पर वोल्टेज के जगह पर स्टूडेंट यदि करंट होता है तो आपका आंसर हो जाता है इंडक्टेंस। बार बार बोल रहे हैं, वोल्टेज सडन चेंज वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, कौन नहीं अलाउ करता है, कैपेसिटेंस अलाउ नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर होगा बी। यदि वोल्टेज के जगह पर स्टूडेंट करंट रहता है, सडन चेंज करंट को कौन मतलब चेंज होने से रोकता है, तो आपका क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। वोल्टेज के जगह पर करंट होता तो आंसर होता है इंडक्टेंस, यहां पर वोल्टेज दिया गया जिसके कारण आंसर होगा स्टूडेंट कैपेसिटेंस। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है, याद रखना है। सडन चेंज वोल्टेज अलाउ नहीं करता है, कौन नहीं अलाउ करता है, वो आपका कैपेसिटेंस आपका अलाउ नहीं करता है। सडन चेंज वोल्टेज आपका अलाउ नहीं करता है, कैपेसिटेंस। इस 5 नंबर का प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब देखते हैं 6 नंबर प्रॉब्लम, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सॉरी 5 नंबर प्रॉब्लम, 5 नंबर प्रॉब्लम आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करो 5 नंबर का प्रॉब्लम को देखो। क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉन, ये एक इलेक्ट्रिकल हीटर है स्टूडेंट, ये आपका सॉरी ये 4 ये 5 सॉरी स्टूडेंट ये 5 था, तो ये मैचिंग में थोड़ा सा ये आपका 6 होगा, ये आपका क्या होगा 7 होगा स्टूडेंट, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट 8 नंबर प्रॉब्लम होगा, ये आपका क्या होगा 9 होगा, ये आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10 प्रॉब्लम हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट 11 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 12 नंबर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस सेट में 12 प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये 5 नंबर प्रॉब्लम हो गया स्टूडेंट। अब 6 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल हीटर, एक इलेक्ट्रिकल हीटर है आपका, उस हीटर का जो पावर है स्टूडेंट कितना दिया गया, 1000 वाट दिया गया, 1000 वाट दिया गया है, और उस हीटर का जो वोल्टेज है वो आपका क्या है 250 वोल्ट है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब देखो आप समझने का कोशिश करो, यदि पावर और वोल्टेज दिया गया तो उस हीटर का हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो P इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, V स्क्वायर बटा क्या होता है, R होता है। इसका मतलब सिमिलर स्टाइल में R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा P। V का वैल्यू कितना है स्टूडेंट 250 है, तो 250 गुना क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। और पावर का वैल्यू जो दिया गया स्टूडेंट क्या दिया गया 1000 दिया गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कैंसिल हो गया स्टूडेंट। ये प्रॉब्लम हो गया 625 बटा कितना हो गया 10 ओम आ गया, यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू आपका निकल गया स्टूडेंट। चलो द पावर ड्रॉन फॉर ए 200 वोल्ट सोर्स, अब 200 वोल्ट सोर्स में पावर निकालना स्टूडेंट, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा V स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। चलो R का वैल्यू निकाल चुके हैं, V का वैल्यू दिया गया स्टूडेंट कितना 200 वोल्ट, 200 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग में आपका कितना होगा, तो 200 गुना क्या हो जाएगा स्टूडेंट 200 हो जाएगा, ठीक है। और R लिखना है, तो R लिखना है तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा, वो ये 10 है 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो चीज़ों को समझो, अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, अब क्या 2 दुगनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जीरो कितना हो जाएगा बताओ, तो 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा स्टूडेंट, और आपका क्या हो जाएगा 625 आ जाएगा, ठीक है। अब यदि स्टूडेंट 25 से कटेंगे, 25 से कट करेंगे तो आप ही बताओ 25 से कट करेंगे तो 25 चौके कितना होता है 100 होता है, 1 2 3 0 होगा स्टूडेंट। अब 25 25 क्या होता है 625 होता है स्टूडेंट, ये आपका 25 हो जाएगा। 4 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा स्टूडेंट, 1 2 3 0 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट 160 गुना क्या लिख सकते हैं 100 बटा क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट 25 लिख सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 160 और 4 को गुना करें 16 32 64, 16 चौक क्या होगा स्टूडेंट 64 हो जाएगा। इसका मतलब 640 हो जाएगा और आपका वाट हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा 640 वाट होगा, क्योंकि 16 को 4 से गुना करें 4 चौक 24 हो जाएगा और 16 चौक 64 होता है 0, तो मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट 640 वाट होगा। इसका मतलब स्टूडेंट पहला कंडीशन से हम लोग R का वैल्यू निकालेंगे
और आपका पावर निकालने के लिए वी स्क्वायर बटा आर रखेंगे। वी का वैल्यू आपका दिया गया 200, आर ऊपर से निकाल लिए स्टूडेंट, वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 640 वाट आएगा। इस प्रॉब्लम का जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसका मतलब 6 नंबर प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा, ये होगा। यहां से लेके यहां तक क्या करना है स्टूडेंट, नोट डाउन करना है आपको। इसी तरह प्रोसीड्यूर से क्या करना, बनाना है। पावर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू को इस केस में पुटअप करेंगे तो आपका पावर निकल जाएगा, 640 वाट होगा। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट। आगे का प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब देखो 7 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट, द टर्मिनल वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट इज नोन एज, मतलब 3 और 3 से ज्यादा ब्रांच यदि एक जगह पर मीट करेगा स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। बार बार बता चुके हैं कि आपका 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच यदि एक जगह पर मीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि नोड किसको बोलते हैं, जिसमें आपका 3 या 3 से ज्यादा या तो मोर देन 2 यदि आपका मीटिंग करेगा ब्रांच एक जगह पर, उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। या तो 3 या 3 से ज्यादा ब्रांच एक जगह पर मीट करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। तो 7 नंबर प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो 7 के बाद स्टूडेंट आगे चलते हैं। 7 के बाद 8 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है, चलो स्टूडेंट 8 नंबर प्रॉब्लम क्या है ये चीज को देखने का कोशिश करो। वोल्टेज दिया गया स्टूडेंट, करंट दिया गया है, ठीक है। तो पावर निकालना है स्टूडेंट, तो पावर निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो आप लिखो पावर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, वी आर एम एस होता है। ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वी आर एम एस और आई आर एम एस होता है स्टूडेंट, और आपका क्या होता है, कॉस फाई होता है। क्या होता है, कॉस फाई होता है। ये आपको याद रखना होगा स्टूडेंट, पावर का फॉर्मूला। चलो स्टूडेंट आपका भी जो दिया गया यहाँ पर क्या दिया गया है, 100 साइन और क्या दिया गया है 377 टी दिया गया है, और आई जो दिया गया स्टूडेंट वो आपका 10 और क्या दिया गया साइन और क्या दिया गया 377 टी और क्या दिया गया 30 डिग्री दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ एंगल नहीं है तो 0 डिग्री है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अब चीजों को समझो कि v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है और आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो आपका स्टूडेंट वी आर एम एस यदि निकालना होगा तो ये साइनोसोइडल वेव फॉर्म है, तो वी एम बटा कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। इसका मतलब इसका आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, 100/2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। और आई आर एम एस यहाँ पर निकालना चाहेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, आई एम बटा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसका मतलब आई एम के जगह पर 10 है, फॉर्मूला में √2 आया। इसका मतलब आई आर एम एस ये हो गया स्टूडेंट, वी आर एम एस आपका ये हो गया। ठीक है, अब देखो फाई कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये आपका क्या है 30 डिग्री है, ये प्लस 0 डिग्री है। जब बोले थे अभी बताए थे स्टूडेंट, जब दोनों साइन सेम रहेगा तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटाएंगे। दोनों साइन सेम है तो 30 माइनस क्या होगा 0 डिग्री होगा, तो इसका ऑलरेडी फेज डिफरेंस जो होगा स्टूडेंट क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों प्लस है तो बड़ा में से छोटा को क्या करेंगे, घटाएंगे। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। इसका मतलब स्टूडेंट पी पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस। वी आर एम एस का वैल्यू क्या हो गया, 100 बटा क्या हो गया √2 हो गया। आई आर एम एस क्या हो गया, 10 बटा क्या हो गया √2 हो गया। कॉस फाई का वैल्यू 30 डिग्री है स्टूडेंट, आपको याद रखना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 1000/2 हो जाएगा। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है स्टूडेंट आपको याद रखना होगा √3 बाई क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट आप समझने का कोशिश करो कि एक ये आपका क्या है 1000 बटा कितना हो गया 4 हो गया, ये क्या हो गया √3 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 ये 250 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट 250 और गुना क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट 250 और √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कैलकुलेटर में डाल के तो 433 वाट आता है। ये आप देख सकते हो, आप कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हैं स्टूडेंट। 250 लिखो, 250 गुना क्या हो जाएगा 1.732 आंसर इज इक्वल टू 433 वाट। इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा स्टूडेंट 433 वाट होगा। इसका मतलब है ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको क्या करना याद रखना है। ठीक है, वी आर एम एस निकाल लेंगे, वी आर एम एस हो गया, आई आर एम एस हो गया, फाई का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर पुटअप करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से वैल्यू को पुटअप करेंगे। चलो वी आर एम एस पता है, आई आर एम एस पता है, कॉस फाई की जगह पर 30 डिग्री रखेंगे, पूरा सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आएगा 433 वाट। ये प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। अब देखो स्टूडेंट 9 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं। ये आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 का हम सॉल्यूशन बता दिए पूरा डिटेल। अब देखो स्टूडेंट 9 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। आपका पावर और वोल्टेज दिया गया है, चलो पावर और वोल्टेज दिया गया है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है स्टूडेंट। इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम हॉल में आने की संभावना बहुत ज्यादा है स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू कितना दिया गया, पहला पावर जो दिया गया स्टूडेंट वो आपका क्या देगा 100 वाट दिया गया है। और दूसरा वोल्टेज V1 जो दिया गया वो आपका 220 वोल्ट दिया गया। सेकंड केस में जो स्टूडेंट पावर P2 इज इक्वल टू दिया गया है
100 वाट दिया गया है, ठीक है। उस केस में V2 जो दिया गया है स्टूडेंट वो आपका क्या दिया गया है 110 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। अब देखो P इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट V स्क्वायर बटा क्या होता है R होता है। इसका मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट V स्क्वायर बटा P हो जाएगा। इसका मतलब सिमिलर स्टाइल में R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट V1 बटा क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, इक्वेशन 1 मानेंगे। सिमिलर स्टाइल में R2 इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट V2 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलो स्टूडेंट रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है रेजिस्टेंस का, तो हम निकालेंगे R1 बटा R2, R1 बटा R2 निकालेंगे। R1 के जगह पर क्या है V1 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई V2 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट P2 हो जाएगा। चलो अब इसको संभाल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। V1 का स्क्वायर P1 और ये आपका क्या हो जाएगा P2 और ये क्या हो जाएगा V2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं V1 बटा V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा P2 बटा क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब V1 का वैल्यू कितना दिया गया, देखो 220 दिया गया है तो 220 रखेंगे। V1 का V2 का वैल्यू दिया गया है स्टूडेंट 110 दिया गया, 110 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। P2 का वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट 100 दिया गया है। चलो P2 का वैल्यू 100 दिया गया और P1 का भी वैल्यू कितना दिया गया है स्टूडेंट P1 का वैल्यू भी 100 दिया गया। चलो बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको कैंसिल कर लेंगे। ये कट गया, ये कट गया, ये कटेंगे 2 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट ये 4 आ जाएगा, 4 बटा 1 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट R1 बटा R2 का जो रेशियो होगा, यदि R1 बटा R2 का रेशियो पूछ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 4 रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे स्टूडेंट बना लेंगे, तो 4 रेशियो 1 हो जाएगा। इसका मतलब है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस मतलब R1 बटा R2 है, R1 बटा R2 का वैल्यू होगा 4 रेशियो 1। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट ए। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है इसी तरह करके इस प्रॉब्लम को क्या करना है सॉल्यूशन करना है। जो डाटा दिया गया उसको रख लेंगे, बेसिक फॉर्मूला का यूज करके हम लोग R1 और R2 का वैल्यू निकाल लेंगे। R1 और R2 का रेशियो का वैल्यू पूछ रहा है, R1 के जगह पर R1 का वैल्यू रखेंगे, R2 की जगह पर R2 का वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद स्टेप बाय स्टेप आपको एक आंसर मिल जाएगा, वही आपका इस प्रॉब्लम का क्या होगा आंसर होगा 4 रेशियो क्या होगा 1 होगा। चलो अब देखते हैं 10 नंबर प्रॉब्लम, बेहद इंपॉर्टेंट है। इन ए सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, तो आपको क्या करना है रेजिस्टिविटी जो आपका निर्भर करता है वो सेमीकंडक्टर में इन ए सेमीकंडक्टर द रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। ये आपको याद रखना है, ये आपका इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है बार बार याद रखना है कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी किस पर निर्भर करता है स्टूडेंट, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आपको बार बार बोल रहे हैं, इसको आपको क्या करना है याद रखना है। चलो अब 11 नंबर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। 11 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है क्या है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। चलो स्टूडेंट एक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे और रिएक्टिव पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्टिव पावर पूछ रहा है, एक्टिव पावर पूछ रहा है और आपका रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। अब देखो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस प्रॉब्लम को चुटकी में सॉल्व कर लोगे। इसका मतलब स्टूडेंट एक्टिव पावर जो होगा वो आपका VI cos फाई होगा और रिएक्टिव पावर जो होगा स्टूडेंट VI क्या हो जाएगा आपका साइन फाई हो जाएगा। आपको क्या करना है याद रखना है, ठीक है। एक्टिव पावर इज इक्वल टू VI cos फाई होता है, रिएक्टिव पावर जो होता है VI साइन फाई होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो अब चीजों को समझो कि एक्टिव पावर निकालना है तो एक्टिव पावर वोल्टेज का इक्वेशन दिया गया है 10 और एंगल कितना दिया गया 15 डिग्री दिया गया है। और आपका स्टूडेंट करंट का जो आपका कुछ कंडीशन दिया गया 2 एंगल क्या दिया गया 45 डिग्री दिया गया। ये वोल्ट में दिया गया, ये एम्पियर में दिया गया, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले फाई का वैल्यू निकालते हैं, दोनों के बीच में वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा। तो देखो स्टूडेंट ये दोनों क्या है साइन क्या है एक दूसरे का अपोजिट है। यदि दोनों का साइन एक दूसरे का अपोजिट होता है तो हम आपको बता चुके हैं दोनों को क्या करना आंख बंद करके क्या करना ऐड कर लेना। जब अपोजिट साइन रहे तो दोनों को क्या करना ऐड कर लेना। इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फाई का वैल्यू आ गया आपका 60 डिग्री। यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी जाके आप प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो बना सकते हो, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल होगा स्टूडेंट वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि 15 डिग्री ये क्या कर रहा है लीड कर रहा है, ये लैग कर रहा है। दोनों के बीच में जो एंगल होगा एडिशन होगा 15 + 45 जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। चलो स्टूडेंट अब एक्टिव पावर आपका निकालना है। एक्टिव पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VI cos फाई हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट एक्टिव पावर आपको निकालना है तो एक्टिव पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला में उस वैल्यू को क्या करेंगे पुट अप करेंगे। तो V का वैल्यू कितना दिया गया स्टूडेंट मैग्नीट्यूड बाई 10 दिया गया है। I का वैल्यू कितना दिया गया है आपका 2 दिया गया और आपका क्या हो जाएगा cos फाई हो जाएगा। फाई का वैल्यू हम निकाल लिए 60 डिग्री, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 10 दूगने 20 हो जाएगा और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। इसको कैंसिल करेंगे स्टूडेंट तो 10 वाट आ जाएगा। एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वो आपका क्या होता है वाट होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा 10 वाट होगा। कितना होगा 10 वाट होगा। अब देखो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या निकालना है रिएक्टिव पावर निकालना। रिएक्टिव पावर का जो फॉर्मूला आता है स्टूडेंट VI sin फाई होता है। VI sin फाई इसका मतलब V का वैल्यू कितना दिया गया 10 दिया गया है।
यहाँ पर लिख सकता है स्टूडेंट रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाइव, फॉर्मूला तो लिख चुके हैं। वी का वैल्यू कितना दिया गया 10 दिया गया, आई का वैल्यू दिया गया 2 और दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री होगा। बट क्या होगा यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखना होगा, क्यों रिएक्टिव पावर में क्या होता है साइन फाइव होता है, साइन फाइव के जगह पर 60 मतलब साइन 60 डिग्री होगा। इसका मतलब 10 गुना क्या हो जाएगा 2 और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है स्टूडेंट √3 क्या होता है 2 होता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 गुना क्या हो जाएगा 1.732, 10 से गुना करेंगे स्टूडेंट तो 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। और रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है स्टूडेंट वोल्ट एम्पियर और रेटेड होता है VAR होता है, इसको आपको याद रखना होगा। इसका मतलब स्टूडेंट एक्टिव पावर जो होगा 10 वाट होगा, रिएक्टिव पावर क्या होगा 17.32 VAR होगा। इसका मतलब स्टूडेंट एक्टिव पावर के ये फॉर्मूला होता है, रिएक्टिव पावर के ये फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है याद रखना है, इफेक्टिव पावर का ये फॉर्मूला होता है, रिएक्टिव पावर का ये फॉर्मूला होता है। और एपेरेंट पावर का यदि पूछे एपेरेंट पावर पूछता है स्टूडेंट इसी में, तो आपका इसका फॉर्मूला होता है VI, आपको याद रखना होगा। एपेरेंट पावर VI होता है, रिएक्टिव पावर जो होता है वो आपका VI साइन फाइव होता है, और एक्टिव पावर जो होता है स्टूडेंट VI क्या होता है कॉस फाइव होता है। एक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है स्टूडेंट वाट होता है, रिएक्टिव पावर का जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रेटेड होता है, और आपका एपेरेंट पावर का जो यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यूनिट भी आपको क्या करना है याद रखना है। इसका ट्रायंगल यदि ड्रॉ करने के लिए बोले स्टूडेंट तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है एपेरेंट पावर होता है। एपेरेंट पावर को लिखते हैं हम लोग यूनिट से तो वोल्ट एम्पियर हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका जो होता है वो रिएक्टिव पावर होता है तो VAR से नोटेट करते हैं, और ये इधर वाला जो होता है एक्टिव पावर होता है स्टूडेंट, इसको क्या करते हैं वाट्स से नोटिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह करके यदि ट्रायंगल बनाने के लिए बोले ये वाला रिएक्टिव पावर होगा, ये आपका एक्टिव पावर होगा, ये आपका क्या होगा एपेरेंट पावर होगा। इसका मतलब स्टूडेंट इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो एपेरेंट पावर इज इक्वल टू रूट ओवर क्या हो जाएगा आपका VAR, रिएक्टिव पावर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा एक्टिव पावर का क्या हो जाएगा स्क्वायर का क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम हॉल में पूछा गया है, इसको याद रखना है। इस ट्रायंगल को भी याद रखना है कौन कहाँ जाएगा। उसके बाद एक्टिव पावर का फॉर्मूला को याद रखना है, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला को याद रखना है, एपेरेंट पावर का फॉर्मूला को याद रखना है, एपेरेंट पावर का यूनिट को याद रखना है। इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलो स्टूडेंट लास्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। लास्ट वाला प्रॉब्लम बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलो अब देखो 12 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट, 12 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, तो 12 नंबर प्रॉब्लम को देखते हैं, उसका सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। अब देखो 12 नंबर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, जब भी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर रहे स्टूडेंट या तो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहे तो आपको क्या करना है, दो जो भी सेमीकंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा न्यूट्रल होगा। इसको आपको याद रखना है। सी नंबर ऑप्शन ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा गया है। यदि एन टाइप भी रहता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता, पी टाइप पूछा गया तो भी क्या होगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा याद रखना होगा। तो इसका मतलब 12 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो इस सेट में स्टूडेंट 12 प्रॉब्लम था, बेहद कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। सभी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप क्या किए सॉल्व किए, बहुत सारा फॉर्मूला बताया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट बताया। आपको क्या करना है अपने कॉपी में रिटर्न करना है, बार बार इसका क्या करना है रिवीजन करना है। इस तरह प्रॉब्लम को रिवीजन करोगे तो बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में इस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं हम लोग ले रहे हैं। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि प्रीवियस ईयर में आया है तो इस बार भी रिसेंटली इसी तरह का प्रॉब्लम, इसी तरह का पैटर्न का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस तरह का प्रॉब्लम को बार बार क्या करना है स्टूडेंट रिवीजन करना है, इसका कॉन्सेप्ट को क्या करना है याद रखना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नहीं आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम बार बार इस तरह का वीडियो लाने में सक्षम हो। थैंक यू स्टूडेंट, वंदे मातरम।